हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। कॉमर्स की जो हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 500 की एमसीक्यूज चल रही थी, आज ये उसका 10वां पार्ट है। ऑलरेडी 1 से लेकर के 9 पार्ट हमने डिस्कस किया हुआ है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर यहाँ पर आई आइकन दिख रहा है, आप यहाँ पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि ये जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होने वाला है और जो पीजीटी का एग्ज़ाम होगा आपके, और जो अकाउंटेंट का एग्ज़ाम होगा, इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, तो इसे मिस बिल्कुल भी ना कीजिए। हर सेशन में हमने लगभग 15 क्वेश्चंस को डिस्कस किया, जिसे आपको ज़रूर देखना चाहिए, और साथ ही क्वेश्चन के साथ कुछ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए टाइम को बिना गवाए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन इज नोन एज द सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का कौन सा सिस्टर कंपनी या फिर इंस्टीट्यूशन है जो कि सॉफ्ट लोन विंडो के नाम से जाना जाता है? तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ठीक है, क्या है IDA जो है ये हमारा फाउंड हुआ था 1960 ईस्वी में। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? ये हुआ था 1960 ईस्वी में आपका। दूसरी चीज़, ये जो IDA है इसमें अभी टोटल 173 कंट्री यानी कि 173 कंट्रीज़ शामिल हैं, उनके मेंबर्स हैं, और इसके जो अभी लीडर हैं या फिर अध्यक्ष हैं आप कह सकते हैं, वो है जिम योंग किम। नाम याद रखना है, जिम योंग किम अभी IDA यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के लीडर हैं। ये वर्ल्ड बैंक का एक पेरेंट कंपनी है या सिस्टर कंपनी है, आप ये बोल सकते हैं। दूसरी चीज़, IDA का जो भी हेड ऑफिस है वो वाशिंगटन DC में है। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है इन सब चीज़ों के बारे में। आपको IDA क्योंकि वर्ल्ड बैंक का एक सिस्टर कंपनी है, खास करके ये सॉफ्ट लोन विंडो का काम करती है, इसीलिए आपको इसका पूरा डिटेल जानना है। ठीक है, 1960 में स्टैब्लिश हुआ था, 173 कंट्री मेंबर हैं, जिम योंग किम इनके लीडर हैं, अध्यक्ष हैं, आप जो बोल सकते हैं, और साथ ही साथ इसका हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन DC में है। तो आई होप जो भी मैंने बताया है वो सभी आपको याद रहेगा और आप मिस नहीं करेंगे। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है विच इज़ नॉट अ इंश्योरेबल रिस्क। इनमें से कौन सा रिस्क इंश्योरेंस कंपनी में नहीं आता है? एक्सीडेंट रिस्क, जी हाँ एक्सीडेंट रिस्क इंश्योरेंस में आती है। लॉस ऑफ क्रॉप रिस्क, जी हाँ ये भी आती है। द रिस्क ऑफ ट्रेडिंग इन न्यू मार्केट, जी नहीं ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं आती है। आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करेंगे तो ये नहीं आएगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। ये इंश्योरेंस कंपनी में आप इसे इंश्योरेंस नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, बाकी सभी चीज़ें आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं। आई होप क्लियर हुआ हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा What is the theory of social responsibility that focus on how companies respond to issues rather than trying to determine their ultimate social responsibility is called? कहने का मतलब है कि वैसी कंपनियां जो सामाजिक जिम्मेदारी वगैरह जो भी सामाजिक उत्तरदायित्व है, ठीक है, देखिए यहाँ पर कहने का मतलब है जो भी कंपनियों की जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, तो जो भी उनके पास सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उत्तरदायित्व है, उनको ना निभा करके, उनको पूरा ना करके वो उससे जुड़े हुए मुद्दों के बारे में केवल बात करती है। क्या बात करती है? उससे जुड़े हुए केवल मुद्दों के बारे में बात करती है। तो वो क्या कहलाता है? आपसे क्वेश्चन में बेसिकली ये पूछा जा रहा है। तो ये कहलाता है हमारा कॉरपोरेट सोशल परफॉर्मेंस, यानी कि वो किस तरह का परफॉर्म कर रही है उसके बारे में बात हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। What is a systematic evaluation of companies' activities in a given area of social interest such as environmental protection, workplace safety or community involvement is called? यानी कहने का मतलब है, यहाँ पर कहने का मतलब ये हो रहा हमारा कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन यानी कि पर्यावरण की रक्षा के बारे में, वर्क प्लेस सेफ्टी यानी कि जिस जगह पे उसके वर्कर्स वर्क कर रहे हैं वहाँ की सुरक्षा के बारे में, कम्युनिटी इन्वायरमेंट यानी कि लोगों से मिलना, सामाजिक लेन देन, ऐसी चीज़ों के बारे में जब कंपनी बात करती है, ये कहलाता है हमारा सोशल इंटरेस्ट। क्या कहलाता है? सोशल इंटरेस्ट। जब ऐसी चीज़ों की बात करती है और उसको और अच्छा बनाने के लिए जब उसका वो मूल्यांकन करती है, ठीक, क्या करती है? इवैल्यूएशन करती है, यानी कि मूल्यांकन करती है, तो ये क्या कहलाएगा? बेसिकली आपसे ये पूछा जा रहा है।
सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाएगी, सोशल अकाउंटिंग कहलाएगी, सोशल अकाउंटिंग कहलाएगी, या फिर सोशल फोरकास्टिंग कहलाएगी। अपने ऑप्शन चूज कीजिए, आपके हिसाब से ये क्या कहलाएगा। ये कहलाता है हमारा सोशल ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का ही मतलब हो गया हमारा मूल्यांकन करना, एक तरह से जांच करना, ठीक है। तो ऑडिट क्या काम करती है, बेसिकली जांच करती है। तो यहाँ पर हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जांच कर रहे हैं, हमारा ये एक तरह से क्या सोशल इंटरेस्ट है। किसी के आप इन्वायरमेंट के बारे में जानना चाहेंगे, वहाँ का माहौल कैसा है, लोगों के वहाँ के जो वर्क प्लेस है वो वर्क प्लेस कैसा है, अच्छा है या नहीं, सेफ है या नहीं, या फिर लोगों से जुड़ना चाहेंगे, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, जो आपके कस्टमर्स हैं, जो आपके कलीग्स हैं, इन सब से आप मिलना चाहेंगे, उनसे अच्छा रिलेशन बनाना चाहेंगे, उनके सुख सुविधाओं के बारे में देखेंगे। तो जब ये इन चीज़ों के बारे में आप बात करते हैं तो ये कहलाता है सोशल इंटरेस्ट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि सोशलिस्ट कहलाएगा ये। और जब इसकी बात करें मूल्यांकन करने की, यानी कि आप उसके ऑडिट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ हो। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कीजिए, कमेंट आप ही के लिए बना हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज अ क्रॉस रेट। क्रॉस रेट क्या है, आपसे ये पूछा जा रहा है। देखिए बेसिकली क्रॉस रेट होता क्या है, मैं आपको बता दूं। क्रॉस रेट वो होता है जब दो कंट्रीज के बीच में जब उनकी करेंसीज का जो एक्सचेंज रेट क्रिएट होता है, ठीक है। जैसे कि अभी आप जान रहे होंगे कि भारत का जो US डॉलर है वो अभी करीबन 68 रुपये के आसपास है। तो ये जो एक्सचेंज रेट है ये क्या है, एक तरह का एक्सचेंज रेट है। यहाँ की कंट्री का वैल्यू कुछ अलग है, वहाँ की कंट्री का वैल्यू कुछ अलग है। तो जो इन दोनों के बीच का जो प्राइस का डिफरेंस होता है या जो रेट चेंजेस होता है, यही कहलाता है बेसिकली क्रॉस रेट। ऑप्शन नंबर बी देखिए, उसमें लिखा हुआ है द रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन टू करेंसीज, यानी कि दो करेंसीज के बीच में जो रेट ऑफ एक्सचेंज होता है, ठीक है, वही कहलाता है हमारा क्रॉस रेट। आई होप क्लियर हुआ हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी इज कंपल्सरी इन ऑल दोज कंपनीज हुज पेड अप शेयर कैपिटल इज। बताना है कि कंपनी सेक्रेटरी कंपल्सरी रखना, ठीक है, वो भी फुल टाइम के लिए। कंपनी सेक्रेटरी रखना है वो भी फुल टाइम के लिए। तो वैसी कंपनी कौन होगी कि उसका पेड अप कैपिटल क्या होना चाहिए, ठीक है। तो वैसी हमें कंपनी चुननी है जिसका पेड अप कैपिटल 50 लाख से ऊपर हो, 10 करोड़ से ऊपर हो, 2 करोड़ से ऊपर हो या 3 करोड़ से ऊपर हो। तो इनमें से कौन सी ऐसी कंपनी होगी जिसे एक कंपनी सेक्रेटरी रखना है वो भी फुल टाइम के लिए। तो देखिए इसके दो आंसर्स मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पहला जो अभी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, ये इसका आंसर होगा 10 करोड़, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार, ठीक है। वैसी कंपनी जिनकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से अधिक हो, उन्हें एक फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी यानी कि CS रखना कंपलसरी है, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू 2013 में चाहिए हमें 10 करोड़। बट यही बात होती अगर मैं कंपनीज एक्ट 1956 यानी कि कंपनीज एक्ट 1956 के बारे में पूछता, तो उसका आंसर होता 2 करोड़। तो आपको दोनों चीज़ ध्यान में रखना है, मे बी एग्जाम में कुछ भी पूछा जाए, ठीक है। ये पिछले ईयर यानी कि आपका करीबन 2012 में ये मैं क्वेश्चन उठा कर लाया हूँ। ये 2012 के KVS का क्वेश्चन है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो उस समय उसका राइट आंसर था 2 करोड़। बट अगर अभी आपसे इसका क्वेश्चन का पूछा जाए तो इसका आंसर होगा आपके लिए 10 करोड़, ठीक है। तो आप कहीं पर पुराना पढ़े तो उस चीज़ को ध्यान रखें कि आप क्या पढ़ रहे हैं और सही क्या है, ठीक है। तो 1956 के अकॉर्डिंग 2 करोड़ चाहिए था और 2013 के अकॉर्डिंग हमें 10 करोड़ चाहिए था। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुआ हो और कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे पास दो लिस्ट है, लिस्ट A और लिस्ट B। लिस्ट A में हमारे पास जो लिस्ट 1 है उसमें हमारे पास बहुत सारे बुक दिए हुए हैं और लिस्ट B में उसके कंटेंट दिए हुए हैं, दोनों को मैच करना है। चलिए मिलाते हैं और देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो लिस्ट 1 में हमारे पास है मिनट बुक, सब्सिडरी लेजर, स्टोर लेजर और लॉग बुक। लिस्ट 2 में हमारे पास रिकॉर्ड्स ऑफ इशू ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, रिकॉर्ड ऑफ रनिंग आवर ऑफ मशीन, रिकॉर्ड ऑफ डिसीजन एट अ मीटिंग और फिर लास्ट है रिकॉर्ड्स एंट्री ऑफ रिसीप्ट फ्रॉम डेटर्स। अपने ऑप्शन से लिए करेक्ट कीजिए। देखिए यहाँ पर जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन मिले तो लिस्ट मिलाने का सबसे आसान तरीका, अगर आपको ना समझ में आए तो एटलीस्ट कोशिश कीजिए 1 से 2 आप सही मिला लें। अगर आप 1 से 2 सही आप मिला लेते हैं ना, तो आपका आंसर जो है ना, कोशिश करते हैं कि वो परफेक्टली सही हो जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए जो मिनट बुक है हमारा,
मिनट बुक बेसिकली होता क्या है? मिनट बुक में हम लोग बेसिकली जो भी हमारा मीटिंग्स वगैरह जो होते हैं, किस तरह मीटिंग क्या करना है, उन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। यानी कि जो ए नंबर है उसके लिए राइट आंसर होगा हमारा 3, यानी कि रिकॉर्ड्स ऑफ डिसीजंस एट अ मीटिंग, यानी कि एक मीटिंग के दौरान जो भी डिसीजंस लेते हैं उस डिसीजंस को लेने में कितना टाइम हम लोग दे रहे हैं, ये चीज़ काउंट किया जाता है मिनट्स बुक में। ठीक है। दूसरा है हमारा सब्सिडरी बुक। आई होप इसके बारे में सभी को पता होगा, और इसका जो राइट आंसर है वो मैच होगा लिस्ट 2 के 4 ऑप्शन से, यानी कि रिकॉर्ड्स एंट्री ऑफ रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स। ठीक है, जो भी डेटर से रिसिप्ट होगा उसको एंट्री करना, ये कहलाता है सब्सिडरी बुक का पार्ट है। तो ए का हो गया हमारा 3, बी का हो गया हमारा 4। स्टोर लेजर, स्टोर लेजर में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, आपने पढ़ा होगा लीफो फीफो, ये सब आपने पढ़ा, ये सब बेसिकली पार्ट है हमारे स्टोर लेजर के। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, इसमें है रिकॉर्डिंग ऑफ इशू ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स, जो भी हमारे पास पैकेजिंग मटेरियल तैयार होते हैं, यानी कि जो फाइनल गुड्स की बात हो रही है उसके बारे में। तो लास्ट डी यानी कि लॉग बुक बच गया, और इसका राइट आंसर होगा हमारे पास वो है 2 नंबर, रिकॉर्ड्स ऑफ रनिंग आवर ऑफ मशीन, मशीन कितने देर चल रहा है वो हमें चेक करना। तो चलिए हमारा आंसर से टैली करते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा, ए के साथ 3, बी के साथ 4 और सी के साथ 1 और डी के साथ 2, जैसा अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया है। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर हुआ हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल फॉर अ पब्लिक कंपनी शैल बी, एक पब्लिक कंपनी की मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या 5 लाख, अपने ऑप्शन चूज कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ इसका आंसर सभी को पता होगा, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत ही फेमस टॉपिक भी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5 लाख। दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ, क्वेश्चन में पूछा गया था पब्लिक कंपनी, अगर इसी क्वेश्चन में मैं पूछता कि प्राइवेट कंपनी का पेड अप कैपिटल क्या होना चाहिए, तो उसका राइट आंसर हो जाता हमारा 1 लाख। तो आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है कि पेड अप कैपिटल अगर पब्लिक कंपनी की बात करें तो 5 लाख, और वही प्राइवेट कंपनी की बात करें तो वो 1 लाख होती है। ठीक है, देखिए ये पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी, मैंने आपको पिछले क्लास में, इवन मैं जितने भी क्लास ले रहा हूँ सभी में आपको बोल रहा हूँ कि इन चीज़ों को याद रखें। पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी, क्वेश्चंस एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेगा इससे। ठीक है, छोड़िए नहीं इसे, जितने भी पॉइंट आपको मिलते हैं पब्लिक और प्राइवेट कंपनी बारे में सबको देख लीजिए, सबको पढ़ लीजिए, क्योंकि सभी के सभी काम आपको दे ही देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी वही हमारे पास है, 2 लिस्ट दिया हुआ है हमारे पास, मैच लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दोनों को मैच करना है और अपना आंसर को लाना है हमें। ठीक है, देखिए लिस्ट 1 जो है वो एसेट एंड लायबिलिटी के बारे में है और लिस्ट 2 उसके प्रिंसिपल्स के बारे में है। ठीक है, तो एसेट लायबिलिटी आपको अगर याद हो, उनके प्रिंसिपल्स याद हो तो क्वेश्चन बाएं हाथ का खेल है, और नहीं याद हो तो आपको कंफ्यूजन जरूर डालेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, देखिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ये जो 500 क्वेश्चन जो मैंने सीरीज बनाई है ना, अगर आप पढ़ लो तो एग्जाम निकलने की मैं गारंटी आपको देता हूँ। बस सिर्फ अच्छे से पढ़ो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार पढ़ो। वीडियोस को एक बार मत देखो, आप 2 बार देखो, 3 बार देखो, इवन जितने भी आपके अभी टोटल 10 ये है ना, तो पहले के जो 9 पार्ट्स हैं उनको एक बार रिपीट करो, 2 बार रिपीट करो, जब तक आपके दिमाग में सारे डाउट्स क्लियर ना हो जाए तब तक वीडियो रिवाइंड करके देखो। देखिए आप टीचर्स के एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, आपने एक चीज़ पढ़ा होगा जब मैं पढ़ाता हूँ तो साइकोलॉजी में, कि जितनी ज्ञानेंद्रियाँ हमारी काम करती है उतना ज़्यादा हमें कोई भी चीज़ें रिमेंबर होती है, याद होती है, दिमाग में धंसती है। ठीक है, तो अगर आप वीडियोस देख के पढ़ाई करते हैं तो इसमें आपकी एटलीस्ट 3 से 4 ज्ञानेंद्रियाँ वर्क करती है। पहला आँख, दूसरा आप जिस कान से सुन रहे हैं, दूसरा आप देखते हैं तो क्वेश्चन पढ़ते भी होंगे मेरे साथ साथ। तो ये 3 चीज़ें कॉमन है जो एक साथ आपका वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये काफ़ी इफेक्टिव होता है किसी भी चीज़ को याद करने के लिए। अगर आप कॉपी पे लिख के पढ़ेंगे तो क्या वर्क होगा, आपकी आंख वर्क करेगी और मुंह वर्क करेगा, कान तो वर्क नहीं करेगा ना, तो ज्ञानेंद्रियाँ रुक जाएगी, एक ज्ञानेंद्रिय कम हो जाती है। तो आप कोशिश करें इसे बार बार देखें और 100% जब श्योर हो जाए कि हाँ मैं सब कुछ आ गया है, देन आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, चलिए अब खैर इस क्वेश्चन में आते हैं। जो एसेट्स है यानी कि लिस्ट 1 है उसमें दिया हुआ है करंट एसेट, फिक्स एसेट, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और करंट लायबिलिटी। और ऑप्शंस लिस्ट 2 में हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। चलिए उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं क्या क्या आंसर होगा। पहला जो दिया हुआ है, टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, यानी कि जो भी हमारा एसेट का प्राइस होगा उसमें हम लोग डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे तो क्या बचेगा, तो ये कहलाएगा हमारा फिक्स एसेट। क्या कहलाता है, फिक्स एसेट, यानी कि जो वो 1 है हमारा, उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फिक्स एसेट। ठीक है, तो यानी कि बी का 1। दूसरा है
टू बी द वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। जो भी हमारा एसेट का कॉस्ट है और जो मार्केट वैल्यू है, उन दोनों में जो लोवेस्ट होगा उसको यूज करेंगे। बताइए ये कॉन्सेप्ट किसका है? करंट एसेट का है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, या फिर करंट लायबिलिटी का है? देखिए ये कॉन्सेप्ट एक तरह से ये कन्वर्टिजन कॉन्सेप्ट है, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज, कन्वर्टिजन कॉन्सेप्ट का है तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो होगा नहीं, करंट लायबिलिटी तो होगा नहीं, तो बचता क्या है? सिर्फ और सिर्फ हमारे पास बचता है करंट एसेट, यानी कि जो 2 नंबर है वो हमारा करंट एसेट का पार्ट है। क्लियर है? देखिए कुछ कुछ चीजें अगर कुछ समझ में ना आए तो एलिमेंट मेथड का यूज कीजिए। एक ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो जो बचता है लास्ट का वही आंसर होगा, ठीक है। कभी कभी ये भी चीज अपनानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है, टू बी वैल्यूड एट द मैक्सिमम फिगर विच माइट बी इनकर्ड, यानी कि हम अपने मैक्सिमम से मैक्सिमम फिगर्स का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं या फिर उनका मूल्यांकन कर सकते हैं, तो ये किसका पार्ट होगा? देखिए ये चीज़ थोड़ा समझने में कंफ्यूजन है, बट ये है करंट लायबिलिटी का, ठीक है, बट ये पार्ट है करंट लायबिलिटी का, बट ये थोड़ा समझने में कंफ्यूजन कर रहा होगा मे बी आप लोगों को। खैर कोई बात नहीं, हम 1 और 2 तो मिला ही चुके हैं अपना, ठीक है। तो अब हम अपने ऑप्शन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ये बहुत ही ईजी है अगर डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर आपको पता हो तो। जैसे कि मैंने आपको बताया, चारों ऑप्शन आपको 100% पता होना जरूरी नहीं है, एटलीस्ट 2 पता हो या 3 पता हो तो आपका आंसर हमेशा मिलेगा। लास्ट है, टू बी रिटेन ऑफ विद इन अ रिस्पॉन्सिबल पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक विद इन टाइम पीरियड के द्वारा जो भी आपने खर्च किया है या फिर जो भी आपका अमाउंट है उसे अगर आप रिटेन ऑफ कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? रिटेन ऑफ करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? तो ये हमारा कहलाता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसा आपको पता है। तो हमने ऑफकोर्स यहाँ पर 1, 2, 3 चूज कर लिया है, तो तीसरा नंबर बचता है क्या? करंट लायबिलिटी के लिए, जो हमें कन्फ्यूजन दे रहा था। तो चलिए अपने ऑप्शंस देखते हैं, ठीक है, उससे हम जानेंगे कि हमारा राइट आंसर क्या है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 ही मेरे ख्याल से यहाँ पर सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, जिसमें हमने ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 चूज किया था। आई होप ये चीज़ क्लियर हुआ हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग आइटम दैट्स आर डिस्क्लोज्ड इन अ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के कुछ आपको आइटम्स दिए हुए हैं और कह रहा है इसे करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन देयर डिस्क्लोजर ऑफ द एबव कैश फ्लो, यानी कि आपको इसे कैश फ्लो के जिस तरह हम बनाते हैं, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जिस तरह से हम सजाते हैं आपको उस तरह से सजाना है, ठीक है। अगर आपको कैश फ्लो पता है तो ये क्वेश्चन से इजी कोई क्वेश्चन नहीं होगा, मैं आपको क्लियरली बोलता हूँ, ठीक है। कैश फ्लो बेसिकली हम लोग 4 भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहला जो पार्ट होता है वो हमारा होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये पहला पार्ट होता है। दूसरा पार्ट जो होता है वो होता है हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यानी कि 4 नंबर कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। जो तीसरा पार्ट होता है वो हमारा होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, यानी कि कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। और जो आखिरी होता है, इन तीनों को बैलेंस करते हैं, यानी कि ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, इन तीनों को हम बैलेंस करते हैं। जो अमाउंट निकलता है उसमें हम अपना ओपनिंग कैश को ऐड करते हैं और वो क्लोजिंग कैश के इक्वल हो जाता है, यानी कि वो हमारा पार्ट 3 ओपनिंग और क्लोजिंग कैश के इक्वल में आना चाहिए। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो गया वो हो गया 1, 4, 2 और 3, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, देन कैश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आई होप ये चीज़ क्लियर हो। मैंने पहले ही कहा था ये क्वेश्चन बड़ा ही इजी है, बस कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। अ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज जनरली प्रिपेयर्ड फॉर, चलिए फिर से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी कैश फ्लो का है। आपको बताना है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग क्यों बनाते हैं, ठीक है। मैंने पहले बोला कैश फ्लो पता है तो बहुत सारे कैश फ्लो, फंड्स फ्लो, ये आपके सिलेबस का पार्ट है, याद होना मैंडेटरी है, याद जरूर कर लीजिएगा। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है असर्टिंग द नेट कैश फ्लोज बिटवीन 2 अकाउंटिंग पीरियड, 2 अकाउंटिंग पीरियड्स के बीच में जो भी कैश फ्लो हमारा हुआ है, जो भी नेट कैश फ्लो हुआ है, देखिए फ्लो और इनफ्लो दोनों होता है यहाँ पर, फ्लो मतलब जाना और इनफ्लो मतलब आना, ये हमारा बेसिकली कैश फ्लो में होता है, ठीक है। तो हम कैश किधर बढ़ रहा है घट रहा है वो चेक करते हैं, तो बिल्कुल जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही है, इसलिए हम लोग कैश फ्लो बनाते हैं। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग द ट्रेंड्स ऑफ कैश फ्लो बिटवीन 2 अकाउंटिंग पीरियड्स, जी नहीं, ये नहीं करते हैं।
कैश फ्लो किधर जा रहा है ये जानने के लिए, ये समझने के लिए दो अकाउंटिंग पीरियड के बीच में कंपैरिजन करते हैं, ये नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी में बहुत सारे डिफरेंस क्या है पहले वो समझते हैं। डिफरेंस सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है असर्टेनिंग का और दूसरा है अंडरस्टैंडिंग का। कैश पहला लाइन जो बोलता है उसके अनुसार हम कैश किधर जा रहा है, इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है, ये देखते हैं। दूसरा जो है उसमें जो कैश का प्रवाह है यानी कि कैश इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है, ये समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उसको रुझानों को समझते हैं। तो ये गलत है, हम समझते नहीं है, हम सिर्फ देखते हैं। यानी कि समझना मतलब हो गया एक तरह से आप उसके बारे में फोरकास्टिंग कर रहे हैं, यानी कि भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो भविष्यवाणी तो हम कैश फ्लो में करते नहीं है, कैश फ्लो में हम एक्रूवल बेसिस पे बनाते हैं, बिल्कुल परफेक्टली आंसर आता है हमारा उस पर, ठीक है। इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर गलत होगा। आई होप ये चीज़ क्लियर हुआ हो जो मैं आपको फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस समझाया हूँ। दूसरा जो तीसरा ऑप्शन है हमारे पास, शॉर्ट टर्म कैश प्लानिंग फॉर द बिजनेस, बिल्कुल सही, ये हमारा शॉर्ट टर्म प्लानिंग पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1 और 3 ओनली हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप ये चीज़ क्लियर हुआ हो जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। कोई भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए, मैंने जैसे पहले भी कहा कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है, कमेंट जरूर कर लिया कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपके कमेंट से मुझे भी बेनिफिट्स मिलता है, हौसला मिलता है, मुझे लगता है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ और आप लोग बिल्कुल पढ़ रहे हैं। तो अगर कुछ भी खराब लगता है तो भी बताइए, कुछ अच्छा लगता है तो भी बताइए मुझे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स कॉर्पोरेट सस्टेनेबल रिपोर्टिंग, यानी कि कौन सा हमें कॉर्पोरेट के जो टिकाऊ है, सस्टेनेबल मतलब एक तरह से टिकाऊ यानी कि वो स्थिर रहता है, उसके बारे में उसका प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है, उसके बारे में बताता है, ऐसा कौन सा पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, इसमें बोलता है पब्लिशिंग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनकॉर्पोरेटिंग इकोनॉमिक, सोशल और इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस, ठीक है। जब हम एक कंपनी के टिकाऊ के बारे में यानी कि वो मार्केट में किस तरह से बैठे रहे उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो बेसिकली 3 चीज़ों के बारे में बात करेगा, ठीक है। वो 3 चीज़ें कौन कौन होगी? पहला इकोनॉमिक यानी कि प्रॉफिट से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड। तो पैसे तो बिजनेस को चाहिए, उसका मेन मोटिव यही होता है। दूसरा चीज़ सोशल कहने का मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया अभी, लोगों से इंटरेक्ट रहना, समाज के बारे में सोचना, किस तरह समाज वर्क कर रही है, उनसे फ्रेंडली नेचर बनाना। और इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस यानी कि आप इन्वायरमेंट के बारे में किस तरह से ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि लोग अब थोड़ा जागरूक होते जा रहे हैं और वो चाहते हैं कि वैसी कंपनियों के साथ जुड़े जो कि इन्वायरमेंट के बारे में सोचते हैं, उनका प्रोडक्ट अच्छा हो, ठीक है। तो इन 3 चीज़ों के बारे में जो कंपनियां सोचती है, उनका जो फाइनेंशियल रिपोर्ट होता है, अगर वो इन 3 चीज़ों के बारे में है, देन वो कंपनी बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रही है। आई होप ये चीज़ क्लियर हुआ हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑफिस सर्विसेज इज, यानी कि सेंट्रलाइजेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज क्या हो सकता है, आपको ये बताना है। देखिए बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन मतलब जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं वो टॉप लेवल के पास होना चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है अथॉरिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो अपने जूनियर्स को, अपने सबऑर्डिनेट्स को वो ट्रांसफर कर देते हैं। ये है बेसिकली डिफरेंस सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में। पूछा जा रहा है सेंट्रलाइजेशन का बेसिक एडवांटेज यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज क्या होगा। तो देखिए सेंट्रलाइजेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास होती है तो हम अपना वर्क दूसरों पर डाल देते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास है बट उस काम को करने के लिए हम अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनका यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, लेस बर्डन ऑफ वर्क, ये बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। इससे हमारा क्या हो जाएगा, बर्डन कम होता है काम का। काम यहाँ पर बात हो रहा है, जो वर्क का बात हो रहा है, ये एक तरह से फिजिकल वर्क की बात हो रही है, ठीक है। तो फिजिकल वर्क जी हाँ बिल्कुल कम हो जाता है, बस मेंटली वर्क हमारा बढ़ जाता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे हमारे ऊपर ही होता है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं उनके सर पर होता है, ठीक है। आई होप चलिए क्लियर हुआ हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एम्स इज अचीव्ड मोस्ट थ्रू ऑफिशियल रिकॉर्ड्स कीपिंग, यानी कि हमारा बेसिकली एम क्या होगा जो ऑफिस रिकॉर्ड का काम करती है, वैसी ऑफिस जो रिकॉर्डिंग का काम करती है उसका मेन एम क्या होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। अब जो ऑफिस रिकॉर्डिंग का काम करती है तो जाहिर से बात है उसके लिए सारे डॉक्यूमेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। यहाँ पर बात हो रहा है रिकॉर्डिंग का,
ठीक है। वैसी ऑफिस जो रिकॉर्डिंग पे ध्यान देती है, तो रिकॉर्डिंग पे ध्यान दे रही है यानी कि सारी ट्रांजैक्शंस को नोट करना है, सभी के बारे में जानना है, इसका मतलब वो सभी डॉक्यूमेंट्स को सही से रखेगी। तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा स्टोरेज ऑफ डॉक्यूमेंट। देखिए बाकी लाइंस में मैंने पहले भी बोला है, अगर पूरे कॉन्सेप्ट में समझ में ना आए तो कुछ की पॉइंट्स को ढूंढिए, मैं उसे की पॉइंट कहता हूँ। तो इसमें की पॉइंट है हमारा ऑफिस रिकॉर्ड्स कीपिंग, यानी कि वैसी ऑफिस जो रिकॉर्ड्स को मेंटेन करती है। तो उसका टारगेट क्या होगा? ऑफ कोर्स डॉक्यूमेंट को मेंटेन रखना, उसके अलावा उसके पास और भी कोई काम नहीं होगा उसके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है हमारा आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन होगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज द सोशलिस्ट ऑब्लिगेशन ऑफ अकाउंटिंग? इनमें से कौन सा आपका सोशल ऑब्लिगेशन है, आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, टू बी हेल्पफुल इन करेक्ट टैक्स असेसमेंट, यानी कि टैक्स का सही असेसमेंट देना यानी कि सही गणना करना ही एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाएगा। ये कहलाता है हमारा सोशल ऑब्लिगेशन में। बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं जो कि पता चल जाएगा कि सोशल ऑब्लिगेशन है या नहीं। पहला है टू असर्टेन प्रॉफिट करेक्टली। देखिए प्रॉफिट करेक्टली बताना ये तो कंपनी का बेसिक वर्क है, तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हुई नहीं। टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आप किसी बिजनेस के जो भी एसेट्स और लाइबिलिटी है उनको प्रॉपरली रिकॉर्ड करें, तो इसमें सोशल बेनिफिट्स क्या होगी? कुछ नहीं होगी। टू इस्टेब्लिश इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव कंट्रोल रखें, तो उसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ आई? हाँ, अगर आप सही से टैक्स का पेमेंट करते हैं तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई, आपकी एक ईमानदारी नागरिकता को दर्शाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर परफेक्ट आंसर होगा। आई होप जो भी मैंने 15 क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ ये सभी आपको क्लियर हुए हैं। कोई भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी बंदे चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं वो रेड आइकन जो दिख रहा होगा आपको, वो सब्सक्राइब बटन है, उसे क्लिक कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।